कोई बोली अटक गए होंगे, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। अगला जो एडमिक्सचर है दैट इज नोन एज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। अब देखो ये क्या करता है, ये आपका कंक्रीट का पेस्ट है या सीमेंट पेस्ट है, लेटर से ये आपका सीमेंट पेस्ट है इस तरह से, दिस इज द सीमेंट पेस्ट जम्बल्ड विद ईच अदर। आपने जब प्लास्टराइजर मिलाया था, व्हेन यू हैव एडेड द प्लास्टराइजर इट वाज एब्सॉर्ब ओवर द लेयर एंड गिवन द वर्केबिलिटी। अब जैसे हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर मिलाते हैं, once you add the air entering admixture, the result is all the paste will become separate and in between them the millions of air bubble will be introduced। ये सारे separate out होके in between them millions of air bubble like this will be introduced। इस तरह के millions of air bubble क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। And these millions of air bubble, ये millions of entrained air bubble है। These millions of entrained air bubble is working like a ball bearing action। It is going to impart ball bearing action। अब ये ball bearing action का मतलब क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना। मान लो ये मेरे दोनों हाथ है, ये इस तरह से कुछ फंस गए, यूं करके ऐसा करके फंस गए। यही अगर मैंने बीच में ये लगा दिया, बीच में अगर ये लगा दिया, तो नाउ बोथ ऑफ द पाम कैन रोटेट ओवर दिस पर्टिकुलर रोलर। तो ये बॉल बेयरिंग एक्शन है। जैसे ही बॉल बेयरिंग एक्शन आया, आपका सिस्टम क्या हो गया, फ्लोएबल नेचर में हो गया। जैसे ही सिस्टम फ्लोएबल नेचर में हुआ, वर्केबिलिटी क्या कर गई, इंप्रूव कर गई। वर्केबिलिटी क्या कर गई, इंप्रूव कर गई। सिमिलरली पहले कुछ इस तरह का फंसा फंसा सिस्टम था, अब ये इस तरह से घूम रहा है। इसका मतलब दो लेयर आपस में यूनिफॉर्म हो गई है। मतलब अब कुछ भी इधर उधर फंसा नहीं पड़ा। जैसे कि अलमीरा में एक तो आप कपड़े धो के सीधा ही घुसा दो और एक उसको समेट के डालो, दैट इज द मोर यूनिफॉर्म थिंग, दैट इज द लेस सेग्रीगेशन। तो जैसे ही बॉल बेयरिंग एक्शन आया, यूनिफॉर्मिटी सिस्टम में क्या कर गई, बढ़ गई। यूनिफॉर्मिटी सिस्टम में बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी सिस्टम में बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, सेग्रीगेशन क्या कर गया, कम कर गया। जैसे ही बॉल बेयरिंग एक्शन आया, ब्लीडिंग विल आल्सो रिड्यूस। अब ये ब्लीडिंग क्यों रिड्यूस हुआ, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन सुनना। अब हुआ, जैसे मान लो अभी मैं ऐसे जमीन पे अभी आपके सामने चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वो स्केटिंग वाले जूते पहन के आ जाऊं जिसमें नीचे टायर लगे, तो मैं भले एक जगह खड़ा हूं, फिर भी आपको ऐसे 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 झूलता हुआ महसूस होगा। आई विल ऑलवेज रिमेन इन द फ्लोएबल नेचर। I will never going to be settled down at a single place because of that ball bearing action। I will always remain in the flowing nature like this। मैं हमेशा ऐसे झूलते ही रहूंगा अगर मैंने वो जूते पहन लिए तो। अब मैं जैसे ही फ्लोइंग नेचर में हूं, means always in the remaining in the flowing nature, it means settle down करने की और stability at a single point is reduces। तो होता क्या है, जब ये पूरा का पूरा concrete paste, when this entire concrete paste is flowable in nature always, so the rate of sedimentation is reduces। एक जगह सेटल होने के चांस में रिड्यूस हो जाता है। और जब सेटल ही नहीं होगा, तो सबसे हल्का पार्टिकल जिसका नाम पानी है, वो ऊपर आएगा ही नहीं, वो ऊपर आएगा ही नहीं। इसलिए ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रिड्यूस कर गया ड्यू टू फ्लोइंग नेचर imparted by ball bearing। imparted by ball bearing। जो बॉल बेयरिंग की वजह से फ्लोइंग नेचर आया है, उस वजह से मैं हमेशा ही ऐसे झूले ही जा रहा हूं, एक जगह पे स्टेबल ही नहीं होऊंगा, तो पानी बाहर निकल के आएगा ही नहीं। मेन दूसरी बात, ये जितने भी एयर बबल हैं, नॉट इंटरकनेक्टेड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बिकॉज वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अब ये मत सोचना कि सर एयर वॉइड होने से तो परेशानी है, एयर वॉइड होने से तो अपने दिक्कत है, हम इसलिए तो कॉम्पैक्शन करते हैं, एयर वॉइड को रिमूव करने के लिए तो कॉम्पैक्शन करते हैं। तो जिन एयर वॉइड को रिमूव करने के लिए आप कॉम्पैक्शन करते हो, उस एयर वॉइड का नाम होता है एंट्रैप्टेड एयर वॉइड्स। द एयर वॉइड्स व्हिच इज टू बी रिमूव्ड बाय कॉम्पैक्शन, दे आर नोन एज एंट्रैप्टेड एयर वॉइड्स, एंड दीज आर एंट्रेन्ड एयर वॉइड्स।
It means you have distributed these air voids uniformly in the entire concrete mix. आपने उनको मिक्स किया uniformly in entire concrete mix. आपने मिक्स किया, समझ में आ गई बात? आपने मिक्स किया जाके उसको. They have not mixed by their own. You have mixed them. ठीक है, यहां तक की बात. चलो यहां तक की बात समझ में आती है. दूसरी बात, एक तो आपने मिक्स किया है. दूसरी बात, वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि एंट्रैप्टेड एयर वॉइड्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम आगे से आगे क्या करती है, स्प्रेड कर जाती है. Here because they are not interconnected properly with each other, so nobody will can proceed. It means permeability तो हुई नहीं. परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिबिलिटी मतलब कि ऑल द वर्ड शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज नोन एज व्हाट? परमिबिलिटी. इट मींस परमिबिलिटी तो है ही नहीं, और अगर परमिबिलिटी नहीं है तो फ्रोस्ट एक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट इंटरकनेक्टेड है, इसलिए फ्रोस्ट एक्शन क्या हो जाता है? फ्रोस्ट एक्शन क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा. रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन इंक्रीजेस. फ्रोस्ट एक्शन के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. फ्रोस्ट एक्शन के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे है तो देखो एयर बबल है, तो एयर बबल. अब बिकॉज वो एयर बबल है तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट तो रिड्यूस होगी ही होगी. उस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस होने से फायदा क्या हुआ आपको फायदा ये हुआ कि डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर क्या करके रिड्यूस कर गया. डेंसिटी क्यों रिड्यूस हुई? हवा भरने से फूल तो गया, मास बढ़ा ही नहीं. क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. जैसे आपने हवा भरी, एयर बबल भरे, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, मास में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डेंसिटी क्या कर गई? रिड्यूस कर गई. उससे डेड लोड रिड्यूस हो गया. डेड लोड रिड्यूस होने से इकोनॉमिक हो गया कंस्ट्रक्शन. डेड लोड रिड्यूस होने से क्या हो गया? सिस्टम इकोनॉमिकल हो गया. लेकिन क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर गई है तो उससे आपको एक बस लॉस है, इससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, स्ट्रेंथ इसकी रिड्यूस हो जाती है कंक्रीट की. एग्जांपल क्या है इसके? एग्जांपल है एल्यूमिनियम पाउडर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम पाउडर. दूसरा एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बाइड. तीसरा एग्जांपल क्या है? तीसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. चौथा एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल, विंसॉल रेजिन, वुड रेजिन एक्सेट्रा. और भी लिख सकते हो, ऑलिक एसिड. ये सब इसके एग्जांपल है. जैसे कि लेस के पैकेट में बिना मास डाले हुए भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है. If anything you not understood, please ask me.
Clear for everyone? सबसे पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट. टेस्ट फॉर वर्किबिलिटी में सबसे पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट. ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये बेस है बाकी सारे टेस्ट का. सबसे पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट. दिस इज द स्लम्प कोन विच इज वेरी वेरी फेमस. एवरीबॉडी नो अबाउट दिस स्लम्प कोन. अब मैं डायग्राम के साथ साथ ही प्रोसेस समझा रहा हूं, तो ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. इसमें 4 लेयर में हम कंक्रीट भरते हैं. वी हैव टू फिल द कंक्रीट इन द 4 लेयर्स. This is the first layer with 25 blows, second layer with 25 blows, third layer with 25 blows, and fourth layer with also 25 blows. It is a handle to hold this particular slump on. Why you are putting the blows? With help of this tamping rod. With help of this tamping rod, we are putting the blows. Tamping rod diameter is 16 mm. लेंथ इज 600 mm. ठीक है. स्लम्प कोन का डायमेंशन अगर आप देखोगे, सो दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर ओपनिंग, दिस इज 10 सेंटीमीटर ओपनिंग, दिस हाइट इज 30 सेंटीमीटर, द हैंडल्स आर आल्सो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. नाउ टेल मी व्हाई यू रिक्वायर अ कॉम्पैक्शन. You require compaction because it is suitable for this test is suitable for medium to high workable concrete. It is suitable for medium to high workable concrete. Now imagine what is happening. If it is a medium workable concrete, it means it does not have that much internal energy. खुद के पास उतनी इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो हमने मार के इंटरनल एनर्जी दे दी और उसको कॉर्नर में फिल कर दिया. जैसे ये फिल हो जाएगा, हम एक्सेस कंक्रीट को रिमूव करेंगे एंड वी विल लिफ्ट अप द स्लम्प कोन. Once you lift up the slump cone, what will happen? The concrete will get subsidized. And this difference of the height is known as what? True slump. अगर कंक्रीट में पानी जरूरत से ज्यादा हुआ, तो जैसे आपने लिफ्ट अप किया, तो हो सकता है आपको स्लम्प कुछ ऐसा मिल जाए. इसको बोलते हैं shear slump. This is known as shear slump. Shear means what? One layer completely went down. और अगर कुछ जरूरत से ज्यादा पानी हुआ, तो ये पूरा का पूरा फिसल जाएगा. It will simply go like this. It is known as what? Collapse. आगे बात समझ में? तो जैसे आपने वर्टिकल कोन को लिफ्ट अप किया, whatever the subsidization is concrete is coming, that is known as true slump. If too high workable, it will go like this, and very very workable, जरूर ज्यादा पानी है तो पूरा बिखर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. हमें ऐसा नहीं चाहिए. इसलिए सबसे बेस्ट रेंज सुटेबल कौन सी है? बेस्ट सुटेबल रेंज है सुटेबल फॉर 25 to 125 mm slump. 25 to 125 mm slump. मतलब कि अगर ये डिफरेंस 25 से 125 mm slump तक आ रहा है, वहां तक ये सूट करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि we cannot do for others. करने में तो हमने इसके लिए भी किया, तभी तो पता चला, बट करना नहीं चाहिए. सिगरेट पीना ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते, नहीं पीनी चाहिए. It does not suits you. आई बात समझ में? Again, not suitable if NMSA is more than 38 mm. मतलब कि अगर आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मिक्स में 38 mm से ज्यादा है, तो स्लम्प कोन में बहुत ज्यादा जगह घेरने लगता है. वो इसलिए टेस्ट उसके लिए सूट ही नहीं करता. सूट नहीं करता. अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम स्लम्प कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 0 mm. मिनिमम से मिनिमम स्लम्प कितना आएगा? 0. जैसे आपने वर्टिकल कोन लिफ्ट अप किया, कुछ हुआ ही नहीं, 0 mm स्लम्प. और मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्लम्प कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 300 mm. कि मैंने जैसे ही कोन को लिफ्ट अप किया, पूरा का पूरा पानी की तरह बह गया. इट मींस 300 mm. क्लियर? इट मींस 300 mm. अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं. जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए
20 से 40 mm चाहिए। मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 mm स्लम चाहिए। उसके अलावा हमने लिखा क्या बोलते हैं इसको, पैरापेट वॉल कॉमा स्लैब के लिए 40 से 50 mm चाहिए। अगर मैं बोलूं कि टनल एंड आर्च एंड रिटेनिंग वॉल इसके लिए हमको चाहिए करीब 70 से 80 mm स्लम। अगर आपसे पूछा जाए कैनाल लाइनिंग के लिए तो ये 60 से 70 mm स्लम्प आ गया। और अगर आरसीसी वर्क के लिए पूछें तो ये 80 से 150 mm स्लम्प तक की बात हो जाएगी, अगर आरसीसी के लिए आपने पूछा। क्योंकि आरसीसी में स्लम्प का नीड ज्यादा क्यों है, खुद ही देख लो। व्हाई वी रिक्वायर मोर स्लम्प इन आरसीसी, इट मींस वी रिक्वायर मोर वर्केबिलिटी इन आरसीसी। क्यों? बिकॉज द सिस्टम इटसेल्फ इज नॉट अलाउइंग अस टू एंटर इनसाइड, वो हमको अंदर आने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस इंपार्ट कर रहा है। तो हमारे पास तो एनर्जी होनी चाहिए ना उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। वी शुड हैव द एनर्जी टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। We should have the enough energy to overcome this resistance. अब देखो, मास कंक्रीटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, केवल कंक्रीटिंग है, इसका मतलब हमें लो वर्केबल कंक्रीट भी चलेगा, तो लो वर्केबल चल गया। अब मास कंक्रीटिंग के लिए कंक्रीट का टेस्ट हम यहां कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल टेस्ट कोई और है। लो वर्केबिलिटी के लिए वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज सुटेबल। वो हम देखते हैं कौन सा टेस्ट सुटेबल होता है लो वर्केबिलिटी के लिए। Clear? Did you get it? Is this done?
अगला टेस्ट है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट इज कॉम्पैक्शन। चलिए अगला टेस्ट है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कितनी जगह अवेलेबल है? यहाँ जगह है ना, तो यही कर देते हैं। जिसने नहीं लिखा होगा वो ये भी लिख सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए उतना जगह काफी है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। सेकंड है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अभी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या है इसको देखना आप। सी दिस कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। See this compaction factor test. It is suitable for low to medium concrete. अब कहने का मतलब है कि सूट लो टू मीडियम कंक्रीट को करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई टेस्ट कर नहीं सकते। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। कोई भी टेस्ट किसी से भी किया जा सकता है, बस सूट नहीं करता। अब होता क्या इस टेस्ट में, आइए देखते हैं। होता यह है कि कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पे अपर हॉपर लगी होती है। Here it is the upper hopper which is placed over here. एक अपर हॉपर यहां लगी होती है इस तरह से। ये इसका कैप है। इसके नीचे एक लोअर हॉपर, ये इसका कैप है, और नीचे यहाँ पे सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर, ये लोअर हॉपर और ये अपर हॉपर। ध्यान से देखना अब क्या सिचुएशन है। ये है H2 हाइट पे, ये है H1 हाइट पे। इनफैक्ट अगर आप टोटल हाइट देखेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये है H2 हाइट और ये है पूरी क्या, H1 हाइट। अब हुआ क्या, आपने यहां पे कुछ XYZ ग्राम कंक्रीट डाली। अब मान लो 10 किलो कंक्रीट डाली, तो 10 किलो डाली तो यहाँ पे वापस सिलेंडर में 10 किलो ही तो ऑब्जर्व हो जानी चाहिए थी ना। इसका वॉल्यूम होता है 0.05 मीटर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब। तो जब 10 किलो डाली तो 10 ही किलो यहाँ पे ऑब्जर्व हो जानी चाहिए थी, 10 ही किलो यहाँ जानी चाहिए थी। अब आएगी कितनी यहाँ पे, 900 ग्राम, 850 ग्राम, 920 ग्राम, 940 ग्राम। क्यों? I have given same energy to whatever concrete you are putting, whether it is wettest concrete, whether it is a dry concrete, कुछ भी concrete हो, मैंने तो same energy दी सबको। लेकिन हर किसी के पास उतनी इंटरनल एनर्जी नहीं थी कि वो खुद से फ्लो कर सके। आपने तो एनर्जी बाहर से दे दी सेम, यू हैव अपार्टेड सेम एनर्जी। मैंने तो सबको इक्वली पढ़ाया, हर कोई रिजल्ट नहीं लेके आ पाया। कौन रिजल्ट लेके आ पाएगा? जिसके पास इंटरनली वर्केबिलिटी होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा वर्किबिलिटी होगा उतना ही यहाँ पे कलेक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सो मास ऑफ कंक्रीट कलेक्टेड इन सिलेंडर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंक्रीट व्हिच इज फुल्ली कॉम्पैक्टेड। जितना मास ऑफ कंक्रीट यहाँ कलेक्ट होगा दैट इज नोन एज मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। व्हाई इट इज पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट? बिकॉज अगर खुद में वर्किबिलिटी होती तो खुद ही जाके पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता, मींस खुद ही खुद को भर लेता। अब क्योंकि खुद को पूरी कॉम्पैक्टनेस तक नहीं पहुंचा पाया, सी अरे यार देखो तो इधर क्या लिखा हमने, सी इधर व्हाट वी हैव रिटन, इंटरनल एनर्जी टू इंपार्ट ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। इफ somebody is very much workable, it means it can achieve the highest degree of compactness, and somebody is not workable, it means it's partial degree of compactness. So what is CF value? What will be the compaction factor? How you can define the compaction factor? Compaction factor can be defined mass of concrete, mass of partially compacted concrete, partially compacted concrete divided by mass of fully compacted concrete, mass of fully compacted concrete। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि CF जितना ज्यादा होगा उतना ही स्लम ज्यादा आएगा, उतना ही क्या आएगा, वर्किबिलिटी ज्यादा आएगी, उतना ही वर्किबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कहने का मतलब फिर से क्या है, कहने का मतलब है जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन फैक्टर आएगा, इट मींस आई एम टेकिंग 10 kg, आई एम रिसीविंग 10 kg, टेकिंग 12 kg, आई एम रिसीविंग 10 kg, इट मींस हाई वर्केबल। लेकिन अब ये बताओ, लेट अस से एक आपने गीली कंक्रीट ली, लेट अस से एक आपने गीले कंक्रीट लिया, यू हैव टेकन अ वेट कंक्रीट and you got the answer of CF equal to 1. You have taken 10 kg, you will achieve 10 kg. अगर मैं उससे भी गीली कंक्रीट ले लूं, if I take more wet concrete, again the answer will be 1.
अगर उससे भी ज्यादा गीली कंक्रीट ले लो, अगेन द आंसर विल बी 1. इट मींस हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट में तो मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा. इन हाई वर्केबल कंक्रीट आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. सिमिलरली इफ आई टेक वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, बिल्कुल ड्राई, वंस आई ओपन दिस कैप नथिंग इज कमिंग आउट, इट मींस जीरो. इसलिए ये लो से मीडियम के लिए वर्केबल है. इट इज नॉट सुटेबल टू हाई वर्केबल कंक्रीट. क्लियर है? दिस इज व्हाट आवर CF वैल्यू. This is what our CF. समझ में आया आपको? समझ में आया? नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट सुटेबल इफ NMSA इज मोर देन 38 mm. अगला, नॉट सुटेबल इफ CF इज लेस देन 0.7. अगर मतलब ऐसी कंक्रीट जिसके लिए CF का आंसर 0.7 से कम आने लग जाए, मतलब अब ये कंक्रीट इस टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं है. वी हैव टू डू सम अनदर टेस्ट फॉर दैट कंक्रीट. उसके लिए कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा. करने में कर ही सकते हैं, करने में तो कर ही सकते हैं, करने में तो कर ही सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि वी हैव अनदर ऑप्शन टू अवेलेबल फॉर इट. Is this clear for everyone? Chalo. Now I am going to the third test. I am going for the third number test. अब ये छोटा नहीं हो सकता. Now it's done. The third test is known as VB consistometer test. VB consistometer test. Again, if I show you the test how it is done, you will automatically come to know for what it is suitable. In VB consistometer test, that is a vibration table. ये एक vibrating table है, ध्यान से देखना. This is a vibrating table. This is a vibrating table. Over this vibrating table, you are putting a cylinder. आप एक cylinder put कर दो. This is a cylinder. In this cylinder, we are putting our slump cone. This is what our slump cone. In the slump cone, we are pouring the concrete, and after lifting of the slump cone, let us say this is the subsidized concrete. This is the subsidized concrete. Now what we will do, we will switch on the vibrating table. Once the vibrating table will switch on, what will happen? This concrete will start shaking and will start taking the shape of the cylinder. You only need to note the time in which it is taking the shape of cylinder. Now just imagine, if it is high workable concrete, once you lift it up, on the same time it will become cylinder. If it is very low workable concrete, then only it will take some time here and it will give you some idea. That's why I told you, very low workable, this test is suitable.
It does not mean that for mass concreting you cannot do this test. You can do this test, but that most suitable is that. So if somebody will ask you in the exam for mass concreting, which is most suitable method, that is most suitable method. Here they have given you just the value of the slump. Ki for mass concreting, if you do the slump test, what should be the value? It does not mean that we have to go for the mass concreting, we have to go for this test. We always have to go for very low workable concrete for this test. क्या है? Suitable for very low to low workable concrete. Very low to low workable concrete. Not suitable for slump more than 50 mm. It means even the slump is coming more than 50 mm, this test does not suit because time is very less. In that case, time will become very less. So time in seconds noted in which subsidized concrete assumes the shape of cylinder, known as VB degree, Now only one category is left. We have done three categories: very low to low, listen carefully, very low to low VB consistometer, low to medium CF, medium to high slump. Now left is high to very high, that is flow table test. High to very high, that is flow table test. Once you complete this, then I will go to a flow table test. Is this done? कर लिया ये? Now we are moving to the next test, that is known as flow table test. यहाँ नहीं आएगा, अब अगले पेज पे आएगा. Flow table test आ जाएगा. चलो, flow table test also I will write here. Fourth is flow table test. Again, suitable for last category, very high to high workable concrete. Very high to high workable concrete. Very high to very high workable concrete. अब ये फ्लो टेबल टेस्ट क्यों है? Why it is flow table test? देखो क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना. एक टेबल है इस तरह की, एक सर्कुलर टेबल है, ऐसी, स्टैंड बने हुए इस तरह से. Stands are there like this. Stands are there like this. Stands are there like this. ठीक है. अब इस पे क्या करना है आपको? स्लम कोन रखना है. छोटा स्लम कोन आता है इसके लिए. Only smallest slum cone, which is to be filled in only 2 layers. Why only 2 layers?
और इसको कॉम्पैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, इट्स ऑलरेडी वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। आई विल टेल यू द डायमेंशन ऑफ दिस। फ्रॉम हियर इट इज 25 सेंटीमीटर, फ्रॉम हियर इट इज 12 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम हियर इट इज 17 सेंटीमीटर। स्मॉल स्लम कोन है, भर दिया। वंस यू फिल इट, what will happen after this? Once you lift it up, what will happen? It will spread over the table, ये स्प्रेड कर जाएगा टेबल पे। अब जैसे ही स्प्रेड किया, यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, here it is a lever which is 12.5 mm below the table, आपको इस लीवर से इसको जॉल्टिंग करनी, खट 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 ऊपर नीचे 15 बार 15 सेकंड में। जॉल्टिंग हैज टू बी डन in 15 times in 15 seconds. Vertically up down means low intensity vibration. What will happen? The concrete which is making a circle over here, that will slowly spread. वो concrete क्या करेगी? Spread करेगी। तो शुरुआत में ये आपकी टेबल थी, this was your table, and concrete has been spreaded in this way. This is how the concrete has been spreaded. तो हमको निकालना है फ्लो परसेंटेज। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? फ्लो परसेंटेज। सो परसेंटेज फ्लो इज इक्वल टू, व्हाट इज द परसेंटेज फ्लो नाउ? परसेंटेज फ्लो विल बी इक्वल टू कितना होगा देख लेते हैं। आपने शुरू कहां से किया? फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 25, एंड वेयर यू हैव रीच्ड, आई डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर। सो व्हाट वी डू, वी टेक द डायमीटर इन 6 डायरेक्शन। Let us say 1, 2, 3, 4, 5, and let us say 6, means any 6 direction you can take the diameter। कोई भी 6 डायरेक्शन डायमीटर ले लो और उसका एवरेज निकाल दो। तो फ्लो परसेंटेज मींस एवरेज डायमीटर इन 6 डायरेक्शन, नीचे लिखना पड़ेगा ना, जगह नहीं ऊपर। तो एवरेज डायमीटर इन 6 डायरेक्शन, सो फ्लो परसेंटेज मींस एवरेज spread or average dia from 6 direction minus 25 divided by 25 into 100। हम 25 से करें, क्योंकि देखो अभी फैल के मान लो 70 सेंटीमीटर हो गया, तो 70 माइनस 25, इट मींस 45 और इंक्रीज कर गया। किस रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में। तो इट इज वेरीज फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 150%, and the circular table is having the diameter of 76 centimeter dia, circular table। This is what flow table test, ये है flow table test। वेरी हाई से हाई वर्केबल कंक्रीट को सूट करता है। इट इज सुटेबल फॉर वेरी हाई टू हाई वर्केबल कंक्रीट।
चलो एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर उससे आज की क्लास खत्म हो जाएगी। सो नोट नंबर, और आई कैन से लास्ट नोट ऑफ वर्केबिलिटी, और इस नोट को पूरा मेरे साथ साथ लिख देंगे, डिग्री ऑफ, और ये जो नोट है ना, every second year in SSC exam, every second year in SSC exam, you will find the question from this table. You will find the question from this table. आप ट्राई करके देख लेना। Consistency, slump in mm, then slump के बाद क्या आया? Slump के बाद क्या आता है? CF, और उसके बाद VB डिग्री in seconds. Please write with me only. डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है आपकी एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई। कंसिस्टेंसी उसमें आएगी, कंसिस्टेंसी उसमें आएगी आपके पास में, कंसिस्टेंसी आ जाएगी मॉइस्ट अर्थ, बिल्कुल भीनी हुई मिट्टी, मॉइस्ट अर्थ, वेरी ड्राई, ड्राई, प्लास्टिक, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। देन स्लम्प आएगा इसमें 0, इसमें 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 175। CF आएगा 0.7 से कम, 0.7 से कम, 0.7 से 0.8, 0.8 से 0.85, 0.85 से 0.95, मोर देन 0.95। और डिग्री आएगी 0 से 3, 3 से 6, 6 to 12, 12 to 20 और मोर देन 20। ये है। बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। अब देखो ये कॉन्क्लूसिव टेबल है। अगर आपकी एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी है उसको बोलते हैं मॉइस्ट अर्थ, मतलब कि जस्ट एक भीनी मिट्टी, जो मिट्टी के ऊपर पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, कैसा लगता है वैसा टाइप का है, तो उसका कोई स्लम्प ही नहीं आएगा, 0 स्लम्प आएगा। CF भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन ऐसे में आपको सिलेंडर अज्यूम करने में बहुत समय लग जाएगा, मोर देन 20 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में वेरी हाई वर्केबिलिटी है, यू आर लुकिंग लाइक ए फ्लूइड बट इट्स नॉट एक्चुअली फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, तो आपका स्लम्प भी ज्यादा आ रहा है, CF भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये टाइम उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी मीडियम वर्केबिलिटी है तो उसको प्लास्टिक कंसिस्टेंसी बोलते हैं, लो वर्केबिलिटी है तो ड्राई कंसिस्टेंसी बोलते हैं, वेरी लो है तो वेरी ड्राई बोलते हैं। अब आपको सिखाया था कि वेरी लो से लो वर्केबल कंक्रीट के लिए अपना VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट सूटेबल करता है, और हमने वो भी लिखा था कि स्लम्प वैल्यू 50 mm ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लो 0 से 50 mm कौन है? वेरी लो से लो वर्केबल कंक्रीट है। 50 mm के बाद क्या आएगा? प्लास्टिक, और 100 के ऊपर क्या आएगा? सेमी फ्लूइड आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इसमें से? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कंक्रीट है जिसका CF वैल्यू 0.88 है, तो ये बताओ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। अब आपको या तो पूरी टेबल याद हो या आपने दिमाग हो, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में, यही वेरी ड्राई, ड्राई, प्लास्टिक, सेमी फ्लूइड, यही ऑप्शन होंगे। 0.88 है,
आपको टेबल से ज्यादा जरूरी है पहले की चीजें याद होनी चाहिए, द इनिशियल थिंग्स यू शुड बी रिमेंबर। हमको पता है कि सीएफ वाला टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, इट मींस मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट है। मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट है, इसका मतलब फ्लूइड कंसिस्टेंसी तो होना ही नहीं है। जैसे ही पता चला भाई सीएफ है तो मीडियम से लो ही हुआ ना, मीडियम से लो मतलब कि या तो ड्राई होगा या प्लास्टिक होगा, दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं। सीएफ बोलते ही दो ही ऑप्शन बचे आपके पास। अब आपने देखा है कि सीएफ की मिनिमम वैल्यू होती है 0.7, वी स्टार्ट फ्रॉम द 0.7 और आपको दे रखा है क्या 0.88। अगर बहुत ही ज्यादा हाई वर्केबल होता है एकदम पानी की तरह, तो आपका सीएफ का वैल्यू 1 के आसपास आता, 0.95 से ऊपर आता, 1 के आसपास आता। अब और बहुत ही कम अगर होता तो सीएफ का वैल्यू 0.7 आता। इन दैट केस सीएफ वैल्यू कुड हैव कम 0.7। इन बिटवीन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लास्टिक हो गया। तो आपको सोच के करना है इसको। 100 से 175 है वो। Is that clear for everyone? Till now, is this clear for everybody or not? So we have done today with the workability as well. Now nothing is left in workability, maximum thing we have studied. And please do not try the questions of what I can say, this concrete technology, because let me complete first entire topic, then you can start. You can do the question of mortar, lime, and up to the workability. If any question is there, that you can still try, but still I will not suggest, because once we will complete the chapter, then only it will be better to try anything. Clear? So we will meet tomorrow at 11:30 to 2:30. 3 hours class will be there. 3 hours class will be there. Okay. Thank you. To see about the strength of concrete. अब हम जानने जा रहे हैं strength of concrete. Strength of concrete means it is the resistance against gradual loading. Strength means resistance against what? Gradual loading. Strength means resistance against gradual loading. It is an absolute property. It is an absolute property. Absolute property means it will be always there. ये रहेगी ही रहेगी। और तो और इसका यूनिट भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, load divided by area. Only fixed unit is there, load divided by area. Fixed unit, fixed methodology to collect load divided by area. But अगर workability को देखा जाए, वर्किबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है. इट इज नॉट एब्सोल्यूट. व्हाई इट इज नॉट एब्सोल्यूट? क्योंकि उसका कोई यूनिट ही नहीं है मेजर करने का. समटाइम्स यू आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ स्लम्प mm, समटाइम्स यू आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन, समटाइम्स यू आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ what I can say, this percentage flow percentage, sometimes in ratio CF. So there are a lot of things to measure, and every time the things are different. But here the strength is an absolute property. First of all, strength depends on water cement ratio. Strength is something which depends on water cement ratio as per the Abraham's law. As per the Abraham's law. What Abraham's law says? What Abraham's law says that if you check the curve between compressive strength and water cement ratio, if you check the curve between compressive strength and water cement ratio, it will look like this.
It will look like this. It is a hyperbolic curve. It is an hyperbolic curve. Hyperbolic curve in which we have seen that compressive strength is inversely proportional to what? Water cement ratio. Is inversely proportional to water cement ratio. It means it is proportional to what? Cement by water ratio. It means it is proportional to what? Cement by water ratio. If you make the same thing, with respect to cement by water ratio, and this is what compressive strength, it will become what? Proportional, and the curve will go like this. So both are the curve given by Abram. As per Abram, the problem is, as per Abram, the strength depend only on what? Water cement ratio, which is not true. इसके हिसाब से तो स्ट्रेंथ केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही है? वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड कर रही है, बाकी दुनिया में कोई और है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता. मोर ओवर हाँ, ये बात है कि मेजरली वो उसी पे डिपेंड करती है, इसके लिए मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन केवल वाटर सीमेंट रेशियो ऐसा तो नहीं. मोर ओवर इसने बोला कि स्ट्रेंथ आप केवल और केवल 28th डे पे ही निकाल सकते हो, जो कि होती है A डिवाइड बाई B पावर X, जहां पे X है वाटर सीमेंट रेशियो पहली और आखिरी बार बाई वॉल्यूम. कभी भी वाटर सीमेंट रेशियो बाई वॉल्यूम नहीं होता. ऑलवेज वाटर सीमेंट रेशियो किसमें होता है? बाई वेट होता है. यहां इन्होंने पहली और आखिरी बार बाई वॉल्यूम चूज कर रखा है, और ए और बी की वैल्यू भी इन्होंने बता रखी है. ए इज समवेयर 92.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड बी इज समवेयर 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर. बट द प्रॉब्लम इज this all data is depending or valid only for the 28th day. Before this, after this, not valid. कुछ मतलब ही नहीं उसका. अब इसीलिए अब्राहम लॉ को हमने खारिज कर दिया, बोला किसी काम के नहीं हो तुम बोलते हो केवल 28वें दिन पे. ऐसा तो नहीं होता. हाँ, एक बात जरूर है, ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं बोल दूं कि, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान सुनना. अगर मैं बोल दूं कि ये एक मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ये है, तो ये बताओ, अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देता हूं, इसका मतलब आपके पास वर्केबिलिटी नहीं है. वाटर को कम कर दो, इसका मतलब आपके पास वर्केबिलिटी नहीं है, मतलब कि आपके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको कॉम्पैक्शन बाहर से देना पड़ेगा. इसका मतलब अगर मैं पानी यहां पे ले आऊं, इसका मतलब पानी कम कर दिया, वर्केबिलिटी कम है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी कम है. तो आई हैव टू गिव external energy like this. That is known as the effect of hand compaction. यही अगर मान लो मैं, अच्छा ये तो हो गया हैंड कॉम्पैक्शन. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं हैंड से नहीं, मैं तो वाइब्रेटिंग मशीन से कॉम्पैक्ट करूंगा, इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी क्या देने जा रहा हूं? एक्सटर्नल कॉम्पैक्शन देने जा रहा हूं, एक्सटर्नल एनर्जी देने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से. अगर मैं आपको एक्सटर्नल एनर्जी देने जा रहा हूं, तो मतलब आपको इंटरनल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपको पानी कम चाहिए, मतलब आपका वाटर सीमेंट रेशियो और भी ज्यादा क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा, और आपकी स्ट्रेंथ अपने आप क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. ओनली आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? वाइब्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. बात समझ में आई? भाई देखो, हमको यह पता है कि एक्सेस वाटर काम का नहीं है, तो हम अगर वाटर को कम करवाते हैं तो वर्केबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो वर्केबिलिटी के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके कॉम्पैक्शन डाल दोगे तो काम बन जाएगा, या एडमिक्सचर डाल दोगे तो काम बन जाएगा. तो ये मॉडिफिकेशन करके दिया किसने? अब्राहम को फेरेट नाम के बंदे ने. फेरेट ने बोला कि भैया देखो, तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर भी है, उस एयर को हटा दो, स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी और वाटर की डिमांड भी रिड्यूस कर जाएगी. समझ में आया क्या? अंडरस्टूड और नॉट? सारी बातें कॉन्सेप्चुअल है, सारी की सारी बातें क्या है? कॉन्सेप्चुअल है.
आगे आपको बात समझ में? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की जो कल कोई ने पूछा था कि सर जेल स्पेस रेशियो क्या होती है। अब ध्यान सुनना, जेल स्पेस रेशियो क्या है। अब आप खुद सोचो भाई, अब्राहम ने तो बोला, अब्राहम ने बोला कि सुनो, अब्राहम ने बोला कि सर ऐसा है कि जब आप पानी डालोगे और वाटर सीमेंट रेशियो ही केवल स्ट्रेंथ देता है, जबकि हमको तो असलियत पता है। हमको पता है कि स्ट्रेंथ वाटर से बिल्कुल, वाटर 99% रोल है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? CSH जेल। और CSH जेल कब बनता है? जब सीमेंट और पानी आपस में क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं। CSH जेल कब बनता है? जब सीमेंट और पानी आपस में क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब जब जेल फॉर्म होगा, जब जेल फॉर्म होगा तभी स्ट्रेंथ आएगी। इसका मतलब जब जेल फॉर्म होगा तभी क्या आएगी? स्ट्रेंथ आएगी। क्लियर है? तो ये बताओ कि अगर मैं ये सारे सीमेंट के पार्टिकल ले लूं, मान लो ये सारे सीमेंट के पार्टिकल है, ये सारे सीमेंट के पार्टिकल है, ये सीमेंट के सॉलिड हैं और बीच में क्या है? वॉइड्स है। बीच में जो भी आपको ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है वॉइड्स है। जैसे ही मैं पानी डालूंगा, ये सारा पानी कहां जाएगा? इन्हीं वॉइड्स में जाएगा। सारा पानी कहां जा रहा है? इन वॉइड्स में जा रहा है। सारा पानी कहां जा रहा है? ये वॉइड्स में जा रहा है। सारा का सारा पानी कहां जा रहा है? वॉइड्स में जा रहा है। और जाके हाइड्रेशन हो रही है किसकी? सीमेंट की। कुछ जाके केमिकली कंबाइंड हो जाएगा और सीमेंट को हाइड्रेट कर देगा, सीमेंट को हाइड्रेट कर देगा। तो सारे के सारे पोर्स में किससे भरने जा रहा हूं? पानी से भरने जा रहा हूं। अब इस टोटल स्पेस में से, टोटल स्पेस क्या है? टोटल स्पेस है, टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब उसमें से कितना आपका जेल में कन्वर्ट हो गया? कितना पोर्शन आपका जेल में कन्वर्ट हो गया? मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान लीजिए इतना सब कुछ जेल में कन्वर्ट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ जेल कन्वर्टेड आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ जेल कन्वर्टेड आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम is what our gel space ratio is what our gel space ratio। तो gel space ratio जो है सबसे पहले तो ये बताता है कि भैया स्ट्रेंथ के पीछे जेल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब जेल कितना जल्दी फॉर्म हो जाएगा ये डिपेंड करता है सीमेंट की फाइननेस पे, क्योंकि सीमेंट जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ही जल्दी क्या होगा? आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा। और जितना तेज रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा जितना तेज रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतना ही क्विक आपका जेल बनेगा। या वो डिपेंड करेगा आसपास के टेम्परेचर पे ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, क्योंकि जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, आग लगा देंगे तो आप तेज भागोगे, मतलब कि आपकी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। और अगर रिएक्शन फास्ट हुई जेल क्या बनेगा? जल्दी बनेगा। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट डिपेंड करता है तीन बातों पे। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट डिपेंड करता है तीन बातों पे। एक तो किस पे? आपका ये जेल कितना फॉर्म हुआ, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन जेल फॉर्मेशन। और जेल फॉर्मेशन कब और कितना जल्दी होगा ये डिपेंड कर जाएगा फाइननेस ऑफ सीमेंट पे, और किस पे डिपेंड कर जाएगा बताओ? फाइननेस और टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइड्रेशन पे, अच्छा, स्ट्रेंथ एक और चीज पे डिपेंड कर जाएगी कि कितना सेग्रीगेशन एंड फेलियर ऑफ कंक्रीट। मतलब कि जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो, देखो 100% एक्यूरेट कोई भी चीज नहीं होती, तो सेग्रीगेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हुआ कि नहीं हुआ, उस पर भी आपकी स्ट्रेंथ क्या करती है? डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ क्या करती है? डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब जेल स्पेस रेशियो के बेस पे स्ट्रेंथ कैसा आती है? स्ट्रेंथ आती है 240 इंटू एक्स क्यूब। एक्स का मतलब है जेल स्पेस रेशियो। ठीक है, 240 जो है, 240 का मतलब है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये है इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और S का मतलब है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ।
थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब जेल स्पेस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जेल स्पेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं 0.6571 सी अल्फा डिवाइड बाई 0.319 सी अल्फा प्लस W नॉट, जिसमें कौन कौन क्या क्या है? C है वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम्स, अल्फा है परसेंटेज हाइड्रेटेड और W नॉट है वाटर एडेड इन ml। इसका मतलब ये जो 0.6571 ml है ये है ml पर ग्राम, ये भी क्या है 0.319 भी क्या है ml पर ग्राम। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? 0.319 है। 1 ग्राम सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? 0.319 है। तो C ग्राम सीमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.319 इंटू C। इसका मतलब है कि 1 ग्राम सीमेंट, ये है क्या एक्चुअली? वॉल्यूम ऑफ जेल फॉर्म्ड divided by total space total space means what? Volume of cement hydrated plus volume of pores, क्योंकि पानी कहाँ है? पोर्स में ही है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। तो अब आप सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम सीमेंट का वेट है, 1 ग्राम सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? 0.319। तो C ग्राम सीमेंट का कितना हो जाएगा? 0.319 ml। सिमिलरली 1 ग्राम सीमेंट कितना जेल बनाती है? 0.657 ml जेल बनाती है। तो ये चीजें भी मैं आपको लिख के दे देता हूं, कि 1 ग्राम सीमेंट फॉर्म्स 0.6571 ml ऑफ जेल। 1 ml of cement forms 2.06 ml of gel। 1 ml सीमेंट का 2.06 ml जेल बनाता है, तो 0.319 ml कितना बनाएगा? 0.319 इंटू 2.06 आपको मिल जाएगा 0.6571। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हुआ जेल स्पेस रेशियो का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब देखो यहां से एक चीज समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम हुआ, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस, इसका मतलब पानी कम है। पानी अगर कम है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है? कम है। पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या है? कम है। अगर पूरा डिनोमिनेटर कम है तो x की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और अगर x की वैल्यू ज्यादा है, x वैल्यू ज्यादा है तो s भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो कम वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ क्या आती है? ज्यादा आती है। अब देखो पानी अगर ज्यादा है,
वाटर सीमेंट रेशियो एक्सेस में है तो पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो इसका मतलब पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो एक्स कम होगा, अगर एक्स कम होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। तो एक्सेस पानी आपका स्ट्रेंथ को रिड्यूस भी करता है।